दुर्खीम के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में हम आज दूसरे अध्याय के तहत सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी घटना को किस तरह से देखा जाता है, इसके लिए दुर्खीम ने कुछ नियमों की निर्माण किया, जिनके आधार पर सामाजिक तथ्यों को देखा जाना चाहिए। उन नियमों के तहत सबसे पहले दुर्खीम ये लिखते हैं कि किसी भी तथ्य को वस्तुओं की तरह देखा जाना चाहिए या किसी भी सामाजिक तथ्य को वस्तुएं समझना चाहिए। यहाँ पर वस्तु मानने या वस्तु समझने के पीछे तर्क ये है कि एक व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत चेतना, जिसमें व्यक्ति आसानी से परिवर्तन कर सकता है, बदलाव कर सकता है, मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है ये। जबकि वस्तु व्यक्ति के लिए बाहरी होती है, वस्तु अपना स्वरूप स्वयं प्रकट करती है और वस्तु व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों से स्वतंत्र होती है, अपना अस्तित्व स्वयं रखती है, उसके व्यक्तिगत विचारों पर निर्भर नहीं करती है। अतः किसी भी तथ्य को वह सामाजिक है या व्यक्तिगत है, यह जानने के लिए उस तथ्य को वस्तु की कसौटी पे परखना चाहिए कि वो तथ्य वस्तुओं के समान विशेषता रखता है या नहीं है। क्योंकि वस्तु प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष नहीं होती है, कल्पनात्मक नहीं होती है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है व्यक्तिगत विचारों के बाहर भी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि समाज में पाए जाने वाला वह तथ्य वस्तु के समान विशेषता रखता है या नहीं। जिन तथ्यों के अंदर वस्तुओं के जैसी विशेषताएं पाई जाती है, केवल उन्हीं तथ्यों को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना चाहिए। इसके अलावा जो तथ्य व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होते हैं या व्यक्तिगत विचारों के अनुसार वो बदलते हैं, तो उन तथ्यों को सामाजिक तथ्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए, ना सामाजिक तथ्य के रूप में उनको नहीं देखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला नियम दुर्खीम ने बताया सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का, कि किसी भी सामाजिक तथ्य को एक वस्तु के समान समझना चाहिए, वस्तुओं के समान उसकी विशेषताएं हैं वो देखी जानी चाहिए। दूसरे नियम पर हम लोग बात करते हैं तो वो दुर्खीम ने दिया कि सभी प्रकार की पूर्व धारणाओं का उन्मूलन करना। अर्थात एक व्यक्ति जिस समाज में पल कर के बड़ा होता है, उस समाज या अन्य व्यक्तियों के संपर्क में जब भी आता है, तो उस समाजीकरण के दौरान व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ मूल्य विकसित हो जाते हैं, एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है किसी भी घटना के प्रति, किसी भी तथ्य के प्रति। तो वह उस तथ्य या घटना को अपने जो दृष्टिकोण है उसी के परिप्रेक्ष्य में देखता है और ऐसी स्थिति में उस तथ्य का अवलोकन वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाता है। तो दुर्खीम ने ये दूसरा नियम बताया कि किसी भी तथ्य को देखने से पहले सभी प्रकार की पूर्व धारणाओं को छोड़ देना चाहिए। जैसे किसी समाज के अंदर हम कहें कि बाल विवाह है, तो बाल विवाह ठीक है या नहीं है, या बाल विवाह क्या सामाजिक घटना है, समाज के द्वारा उत्पन्न है, या व्यक्ति विशेष के विचार हैं, और उसके संबंध में
यदि हम अध्ययन करते हैं तो किसी व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पे यदि करते हैं तो निष्पक्ष रूप से हम उसका अवलोकन करना संभव नहीं होता है। तो हमें उसका अवलोकन करने से पूर्व अपनी सभी प्रकार की मान्यताओं को, अपनी सभी प्रकार के व्यक्तिगत विचारों को, अपनी सभी प्रकार की पूर्व धारणाओं को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और एक निष्पक्ष रूप से उस तथ्य का अवलोकन करना चाहिए। तभी हम उस तथ्य को सही रूप से देख सकेंगे कि वह तथ्य सामाजिक है या व्यक्तिगत है। तीसरे नियम के रूप में दुर्खिम ने बात की कि उस तथ्य की या घटना की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी तथ्य या घटना को देखने पर हम ये पाते हैं कि यदि उसकी विशेषताओं को निश्चित शब्दों में नहीं बांधा जाता है तो वह अवधारणात्मक रूप से अस्पष्ट होती है और उसके बारे में हम निश्चित रूप से न तो आंकड़े जुटा सकते हैं और ना ही निश्चित रूप से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो किसी भी घटना या किसी भी तथ्य की सबसे पहले स्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिए और इन परिभाषाओं में तथ्य की उस विशेषता को महत्व दिया जाना चाहिए जो वस्तुओं के समान होती है, अर्थात वो व्यक्तिगत विचारों से स्वतंत्र होती है। केवल उन्हीं विशेषताओं को इस परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हम बात करते हैं जैसे धर्म, तो धर्म एक ऐसी अवधारणा है कि जिसके बारे में अलग अलग विचारकों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसको स्पष्ट रूप से पहले परिभाषित नहीं करें कि धर्म क्या है, तब तक हम उस धर्म के संबंध में किसी भी प्रकार के तथ्य का अवलोकन है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दुर्खिम ने लिखा है कि धर्म एक विश्वासों एवं क्रियाओं की व्यवस्था है जो कि जिस पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों को नैतिक रूप से एक करती है। कर्मकांडों की और विश्वासों की एक ऐसी व्यवस्था जो कि एक समूह के रूप में व्यक्तियों को जोड़ती है, पवित्र संबंध जिसके द्वारा व्यक्ति अपना कायम करता है समूह के साथ में। तो उस प्रकार के अवधारणा को हम धर्म कहते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारे सामने स्पष्ट है कि धर्म के बारे में किन किन तथ्यों को देखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उस विषय वस्तु या घटना की हमें अवलोकन करने से पूर्व स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित करना चाहिए। नेक्स्ट हम यदि देखें तो सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक करना। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात इसलिए ये कही गई कि सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो व्यक्तिगत विचारों के साथ में बिल्कुल संबंध नहीं रखते हैं, व्यक्तियों से उत्पन्न होते हैं। उनके हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि बाह्यता की विशेषता में कि व्यक्तिगत विचारों के प्रसार और संयोग के माध्यम से सामाजिक तथ्य हैं वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक बार निर्मित हो जाने के बाद में उन व्यक्तिगत विचारों पे बिल्कुल निर्भर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें ये परिभाषित करना चाहिए, स्पष्ट रूप से हमें ये देखना चाहिए कि कौन से तथ्य तो सामाजिक हैं और कौन से तथ्य व्यक्तिगत तथ्य हैं, अर्थात जिनमें व्यक्तिगत विचारों से परिवर्तन हो सकता है या प्रतिवर्ष शीघ्रता से बदलाव आता है, अस्तित्व में आते हैं और उसके बाद में दिखाई नहीं देते हैं। तो वे तथ्य अलग हैं और समाज से उत्पन्न तथ्य अलग हैं जिनमें ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं आता है। तो हमें स्पष्ट रूप से ढूंढ लेना चाहिए कि कौन से तथ्य व्यक्तिगत हैं और कौन से तथ्य सामाजिक हैं, और हमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक नियमों के आधार पर उनकी पहचान कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि वो व्यक्ति
को नियंत्रित करते हैं, व्यक्ति से बाहरी होते हैं, उसके विचारों पे बिल्कुल निर्भर नहीं करते और व्यक्ति के ऊपर दबाव मूलक शक्ति है उसके रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो हमें देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी सामाजिक घटनाएं या तथ्य हैं जिनमें ये विशेषताएं मौजूद हैं, वो सामाजिक तथ्य मानने चाहिए, जबकि दूसरे प्रकार के तथ्यों को व्यक्तिगत तथ्य माना जाना चाहिए जो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हों, व्यक्ति विशेष के साथ में ही समाप्त हो जाते हो। तो इस प्रकार के तथ्य हमें अलग ढूंढने चाहिए और समाज के तथ्य हमें अलग ढूंढने चाहिए। इस अध्याय के अंदर सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के अंतर्गत जो दुर्खिम ने नियम बताए, उसमें उनका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, जो व्यक्तिगत विचारों से जिनकी उत्पत्ति होती है, वे तथ्य एक सबसे बड़ी बाधा थे समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत, कि समाजशास्त्र की ऐसी क्या विषय वस्तु हो जिन पर समाजशास्त्र का अधिकार हो और जिनके माध्यम से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सके। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बाधा थी कि एक व्यक्तियों से मिलकर के समाज का निर्माण होता है, बहुत सारे व्यक्तियों से, और उनके जो व्यक्तिगत तथ्य हैं उन्हीं से मिलकर के सामाजिक तथ्यों का निर्माण होता है। तो जब तक हम व्यक्तिगत तथ्य और सामाजिक तथ्यों को अलग नहीं करेंगे तो समाजशास्त्र की स्पष्ट विषय सामग्री का निर्माण करना संभव नहीं हो पाएगा और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के बाहर समाजशास्त्र को निकालना संभव नहीं हो पाएगा। तो दुर्खिम ने सबसे पहला प्रयास यही किया कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन या मनोवैज्ञानिक तथ्य और सामाजिक तथ्यों के अंदर किस प्रकार से भिन्नता या अंतर किया जाए, जिससे कि समाजशास्त्र के लिए अलग से आधार सामग्री सामाजिक तथ्यों का निर्माण किया जा सके। ये दूसरे अध्याय में दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम स्पष्ट किए। अब हम लोग तीसरे अध्याय की बात करते हैं इसी पुस्तक के द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसमें दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय तथ्यों में अंतर करने के नियम उनको बताया है कि समाज में दो तरह के तथ्य होते हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात है, सामाजिक शरीर की बात है। जैसे शरीर में हमारे स्वास्थ्य भी पाया जाता है, बीमारी भी पाई जाती है, अर्थात कुछ लक्षण ऐसे होते हैं शरीर में जो कि शरीर की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक होते हैं शरीर के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं शरीर के जिसके अंतर्गत वो शरीर में बीमारी या व्याधि पैदा करते हैं, शरीर को सामान्य कार्य करने में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लक्षण व्याधिकीय कहलाते हैं और जो शरीर की सहयोग देते हैं शरीर की कार्य प्रणाली में, वो सामान्य कहलाते हैं लक्षण। उसी प्रकार से समाज के अंदर भी दो तरह के तथ्य होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सहयोग प्रदान करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, वे तथ्य सामान्य तथ्य कहलाते हैं। लेकिन कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें सभी तथ्य सामान्य होते हैं, क्योंकि कोई न कोई व्याधि के लक्षण सभी समाजों के अंदर अवश्य मिलते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। तो कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं या समाज की जो व्यवस्था है उसमें बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के तथ्यों को दुर्खिम ने व्याधि के तथ्य कहा। तो समाज के अंदर कोई भी तथ्य सामान्य है या व्याधिकीय इस प्रकार का है, उसके बारे में जानने के लिए दुर्खिम ने कहा कि व्यक्तिगत विचारों के आधार पर इसे निर्धारण नहीं करना चाहिए कि कौन सा तथ्य सामान्य है, कौन सा तथ्य व्याधिकीय है, बल्कि इसके कोई एक वैज्ञानिक नियम निर्मित होने चाहिए। उन्हीं वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों को पहचानने के लिए दुर्खिम ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहला नियम व्यापकता का दुर्खिम ने बताया कि एक सामान्य तथ्य अपनी व्यापकता के कारण से पहचाना जाता है। व्यापकता
से तात्पर्य है कि समाज में सामान्य रूप से फैला होता है, क्योंकि उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सभी सदस्य उसको मान्यता प्रदान करते हैं, सभी सदस्य उसको अपनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सामाजिक तथ्य संपूर्ण समाज में फैला होता है, सभी सदस्यों के साथ में अपना उसके द्वारा अपनाया जाता है, सभी सदस्यों के द्वारा लगभग। तो उसकी आवृत्ति अधिक होती है, बारी बारी प्रयोग होता है व्यवहार के अंदर, बारी बारी उनके आता है। तो उसकी जो व्यापकता है और जो व्याधिकीय तथ्य है, जो कि समाज में सहयोग प्रदान नहीं करता है, उसके अंदर व्यापकता नहीं होती है, उसकी आवृत्ति भी कम होती है समाज के अंदर। तो हमें ये देखना चाहिए कि सामान्य तथ्य उसमें व्यापकता है या नहीं है, और व्याधिकीय तथ्य जिसके अंदर व्यापकता नहीं होती है तो वो कम व्यापक होगा और सामान्य तथ्य अधिक व्यापक होगा। तो व्यापकता के आधार पर हम उसकी पहचान करेंगे, अंतर करेंगे कि कौन सा तथ्य सामान्य है और कौन सा तथ्य व्याधिकीय तथ्य है। हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं कि जैसे अभी मैंने बात की बाल विवाह या सती प्रथा या इस तरह के जो तथ्य हैं, वो एक समय में समाज में सामान्य रूप से पाए जाते थे, क्योंकि उसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती थी। और विधवा विवाह प्रतिबंध है, तो ये ऐसे तथ्य जो किसी समय समाज में सामान्य माने जाते थे, क्योंकि बहुत सारे समाज के लोगों के साथ में इसका संबंध था। और वर्तमान समय में ये तथ्य व्याधिकीय माने जाते हैं, क्योंकि इनका समाज के बहुत कम लोगों के साथ में संबंध है। तो इनकी सामान्यता या व्यापकता को ध्यान में रखना चाहिए दुर्खिम के अनुसार। दूसरी बात दुर्खिम ने की उपयोगिता या महत्वता कि दुर्खिम लिखते हैं कि एक तथ्य सामान्य इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें उपयोगिता का पक्ष छुपा होता है या महत्वता का पक्ष छुपा होता है। समाज के लोगों के लिए वो जितना अधिक महत्व रखता है या जितना ज़्यादा उपयोगी होता है, वो समाज के लोगों के द्वारा उतना ही अपनाया जाता है। इसलिए उसकी उपयोगिता या महत्वता उसकी सामान्यता को उत्पन्न करते हैं। लेकिन दुर्खिम ने कहा कि इसको कोई वैज्ञानिक नियम नहीं मानना चाहिए, हमें उसकी उपयोगिता या महत्वता को ध्यान में रख कर के तथ्यों के बीच में अंतर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये व्यक्तिगत आधार पर किसी को उपयोगी मान लेते हैं या महत्वपूर्ण मान लेते हैं, जबकि सामाजिक आधार पर वो कई बार समाज के लिए उपयोगी या महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। क्योंकि हम उसकी उत्पत्ति के बारे में यदि ढूंढेंगे तो वह सामाजिक रूप से उसकी उत्पत्ति हमें ढूंढनी चाहिए कि वो वास्तव में समाज के लिए उपयोगी या महत्वपूर्ण है कि नहीं है। व्यक्तिगत आधार पे इसमें अंतर हो सकता है, सामाजिक आधार पर उसमें अंतर हो सकता है। इसलिए इसको ज़्यादा महत्व या ज़्यादा उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाना चाहिए कि सामान्य तथ्य या व्याधिकीय तथ्य में उपयोगितावादी पक्ष है वो दिखाई देता है। तीसरी बात नियम के रूप में दुर्खिम ने रखा कि घटनाक्रम का नियम। घटनाक्रम से मतलब है कि इसमें किसी भी तथ्य को सामान्य या व्याधिकीय है ये निर्धारित करने के लिए हमें घटनाक्रम के नियम को ध्यान रखना चाहिए कि एक समय में जो समाज में तथ्य उत्पन्न होता है वह दूसरे समय में हो सकता है कि सामान्य हो या नहीं हो। तो एक समय में समाज में जो तथ्य उत्पन्न हुआ है उस समय क्या परिस्थितियां रही है, क्या चीज़ें ऐसी रही है जिनसे वो तथ्य उत्पन्न हुआ है। और दुर्खिम ने ये भी लिखा है कि एक सामाजिक तथ्य दूसरे सामाजिक तथ्य को उत्पन्न करता है। तो जब ये सामाजिक तथ्य अस्तित्व में आ जाता है तो अन्य प्रकार के सामाजिक तथ्य को भी उत्पन्न करता है। तो हमें विभिन्न सामाजिक तथ्यों के बीच में कोरिलेशन या सहसंबंध स्थापित करना चाहिए कि कौन सा सामाजिक तथ्य पहले आया है और उसके द्वारा
दूसरे कौन से सामाजिक तथ्य को उत्पन्न किया गया है, इसको घटनाक्रम का नियम के रूप में हम लोग जानते हैं। सामाजिक तथ्य की उत्पत्ति का जो अन्वेषण है वो हमें पूर्व में घटित हुई परिस्थितियों के उसके अंदर करना चाहिए। एक तथ्य तभी सामान्य मानना चाहिए जब परिस्थितियां समान हो। कुछ समय पूर्व कुछ परिस्थितियां थी जिनके कारण से वो तथ्य सामान्य हो सकता है, और कुछ समय बाद में कुछ परिस्थितियां बदल सकती है, तो ज़रूरी नहीं वो तथ्य सामान्य ही हो। अर्थात तथ्यों की सामान्यता या व्याधिकीयता समय के साथ में और स्थान के ऊपर निर्भर करती है कि एक स्थान पर वो तथ्य सामान्य हो सकता है, दूसरे स्थान पे वो तथ्य व्याधिकीय हो सकता है। एक समय में वो तथ्य सामान्य हो सकता है, दूसरे समय में वो तथ्य व्याधिकीय हो सकता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो परिस्थितियाँ उस समय विशेष में जो मौजूद थी वो वास्तव में वर्तमान समय में मौजूद है या नहीं है। तभी यदि परिस्थितियां समान हैं उस तथ्य को उत्पन्न करने वाली, तो उस तथ्य को सामान्य समझना चाहिए। यदि परिस्थितियां बदल चुकी है तो वो तथ्य व्याधिकीय मानना चाहिए। हमने बाल विवाह के बारे में बात करी कि बाल विवाह मध्यकाल में कुछ ऐसी एक प्रथा थी जो समाज में सामान्य रूप से पाई जाती थी। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? तो कारणों के रूप में हम देखें कि मुस्लिम काल या मध्यकाल जिसको कहा जाता है, इसमें हिंदू स्त्रियों से मुस्लिमों के द्वारा विवाह कर लिया जाता, चाहे विधवा हो चाहे बाल हो। तो किसी भी स्त्री के साथ में विवाह करने को मान्यता पाई जाती थी। हिंदुओं ने अपनी संस्कृति को संरक्षण के लिए विधवा विवाह निषेध या बाल विवाह प्रथा का प्रचलन किया ताकि अपनी संस्कृति को बचाया जा सके। और एक मध्यकाल के समय में ये प्रथा सामान्य थी, इसको समाज के लिए व्याधिकीय नहीं माना जाता था क्योंकि समाज के संगठन में सहयोग करती थी। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल गई और ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, और अब इनको इस प्रकार की प्रथाओं को व्याधिकीय माना जाता है क्योंकि बदली परिस्थितियों में ये अपना महत्व खो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदलने पर हमें समय के साथ में उन तथ्यों को सामान्य या व्याधिकीय समझना चाहिए। एक समय में उत्पन्न जो परिस्थितियों के आधार पर तथ्य वो सामान्य, जबकि दूसरे व्याधिकीय। चौथे नियम के रूप में दुर्खिम ने सामान्य और व्याधिकीय तथ्य में अंतर करने के लिए समाज के विकास को आधार बताया। उन्होंने कहा कि समाज शरीर के समान है जो विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरता है। जैसे शरीर जन्म लेने के बाद में विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे समाज विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरता हुआ अंत में समापन को प्राप्त होता है। तो कौन सा तथ्य सामान्य है, कौन सा तथ्य व्याधिकीय है, ये जानने के लिए सभी समाजों के अंदर हमें एक समान रूप से उन तथ्यों की नहीं देखना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। हमें केवल उन समाजों का वर्गीकरण करना चाहिए सबसे पहले, जिसके आधार पर समाज के विकास के स्तर के अनुरूप वो तथ्य देखने चाहिए। जैसे समाज का विकास का स्तर होता है उसी प्रकार से समाज के अंदर सामान्य और व्याधिकीय तथ्य देखे जा सकते हैं। यदि समाज के विकास के स्तर समान नहीं है, एक समाज पिछड़ा हुआ समाज है, एक समाज जो है वो सभ्य समाज है, विकसित समाज है, तो पिछड़े हुए समाज में सामान्य तथ्य अलग हो सकते हैं। हो सकता है वही तथ्य सभ्य समाजों में व्याधिकीय तथ्य के रूप में दिखाई दे सकते हैं। पिछड़े हुए समाजों में जो तथ्य व्याधिकीय हो सकते हैं वो सभ्य समाजों में
सामान्य तथ्य के रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि एक कंसेप्ट है लिव विद रिलेशनशिप। तो एक पिछड़े हुए समाज, बैकवर्ड सोसाइटी में कभी भी ये कल्पना नहीं की जा सकती कि लिव विद रिलेशनशिप जैसे संबंधों के साथ रहना एक सामान्य है। लेकिन महानगरीय समाज, बहुत ही जटिलतम प्रकार के विकसित समाज, जिनमें इस प्रकार के संबंधों को मान्यता दी जाती है, इस प्रकार के संबंध है, वो एक सामान्य तथ्य के रूप में देखे जा सकते हैं। उसके प्रति समाज की कोई प्रतिक्रिया अधिक नहीं होती है। तो इस रूप में हम ये देख सकते हैं कि एक ही प्रकार का तथ्य विभिन्न समाजों के विकास के स्तरों के अनुरूप अलग अलग होता है। तो हमें वह तथ्य सामान्य है, व्याधिकीय है, उसके बारे में जानने के लिए समाज के विकास को आधार मानना चाहिए। धन्यवाद।